नमस्कार, मैं जयदीप त्रिपाठी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। आज आप सभी को विज्ञान के उस तथ्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अध्ययन से हमें ये पता चलेगा कि आज हम कैसे हैं और पहले हम कैसे दिखते थे। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जैव विकास की। जैव विकास होता क्या है? जीवों के क्रमिक विकास को ही हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। अर्थात किस प्रकार एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव या आज जो आप देख रहे हैं विशालकाय हाथी, इन सभी का विकास हुआ, यही क्या है? जैव विकास कहलाता है। जैव विकास के संबंध में 3 वाद महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें कहा जा सकता है जैव विकास का स्तंभ। तो सबसे पहली थ्योरी जो दी थी लैमार्क ने दी थी आपकी। तो लैमार्क ने बताया था उनकी पुस्तक का नाम क्या था? लैमार्क की पुस्तक का नाम था फिलॉसफी जूलॉजी। ठीक है, उस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहली बात बताई, जो उनका मेन उद्देश्य लेकर के बनाया गया था, अंगों का उपयोग और अनुपयोग। उन्होंने ये कहा कि कोई भी प्राणी अपने जिस अंग का ज़्यादा प्रयोग करेगा उसका धीरे धीरे क्या होने लगेगा? विकास होने लगेगा। और जिस अंग का कम प्रयोग करेगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? विलुप्त होता जाएगा। ऐसा लक्षण क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी होता जाएगा। मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप अपने अंग का कम प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या होता जाएगा? धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। और अगर किसी अंग का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या करेगा? ज़्यादा विकसित होता चला जाएगा। और पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब आपके बच्चों से फिर आगे आने वाले बच्चों में, इस तरह करके क्या होगा? धीरे धीरे वो क्या होगा? लक्षण पैदा होते चले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने 2 महत्वपूर्ण उदाहरण बताए। पहला उन्होंने बताया कि जो आज आपके दक्षिण अफ्रीका में जिराफ देखते हैं, वो पहले आकार में बहुत छोटे होते थे। क्यों? उसका कारण उन्होंने ये बताया कि पहले वो क्षेत्र क्या था? मरुस्थलीय क्षेत्र ना होकर के हरा भरा घास का मैदान था। तो वहाँ पर वो क्या करते थे? जैसे भेड़ बकरियाँ आम तौर से चरा करती हैं, उसी प्रकार क्या होते थे? चरा करते थे। लेकिन क्या हुआ, आपको ये बात पता होगी कि प्रकृति सदैव एक समान नहीं होती है। वहाँ पर परिवर्तन आया, और परिवर्तन आने से वो घास के मैदान क्या हो गए? सूख गए। और धीरे धीरे क्या हो गए? वहाँ की वनस्पतियाँ विलुप्त होने लगी, जिसके लिए वहाँ के उन जिराफों ने अपनी अगली गर्दन और टांगों का प्रयोग करके पेड़ों की टहनियों और पत्तियों को खाना शुरू कर दिया, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता गया? उनकी गर्दन और अगली टांगें क्या होती गई? विकसित होती गई। और आज जो आप वर्तमान जिराफ देखते हैं, लंबी गर्दन वाला, लंबी टांगों वाला, वो क्या है? इसका उत्तम उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार लैमार्क ने कहा कि पहले सांपों के क्या होते थे? पैर होते थे, लेकिन सर्पों का विशालकाय शरीर होता था। उनको रेंगने में क्या होती थी? समस्या होती थी। बिलों में घुसने में क्या होती थी? समस्या होती थी। जिसके लिए उन्होंने अपनी टांगों का प्रयोग करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। और पीढ़ी दर पीढ़ी यही क्रम चलता रहा और सर्पों की टांगें क्या हो गई? विलुप्त हो गई। बहुत से लोगों को आश्चर्य होता है, कभी उनसे कहो कि सांप के भी पैर होते थे? भैया हमने तो नहीं देखे सांप के पैर। लेकिन क्या है, लैमार्क की थ्योरी के अनुसार उनका कहना था कि थे। आप मनुष्य में ही उदाहरण ले लीजिए। मनुष्य में पहले क्या होती थी? कहते हैं पूंछ होती थी। आप देखते हैं अंतिम कशेरुका जो होती है, वहां पर एक गड्ढा होता है छोटा सा, वो क्या होता है? पुच्छ कशेरुका उसे कहते हैं। वहां पे पूंछ हुआ करती थी। मनुष्य ने उसका प्रयोग करना बंद कर दिया, धीरे धीरे क्या हो गई? विलुप्त हो गई। पहले आप अपने कानों को हिला लेते थे, हिल जाते थे। जैसे आप देखते हैं गाय भैंस सब अपने क्या कर लेते हैं? कानों को हिला लेते हैं। लेकिन क्या किया उन्होंने? अपनी कर्ण पल्लों की पेशियों का प्रयोग करना बंद कर दिया हम लोगों ने, और धीरे धीरे क्या हो गई? हमारी कर्ण पल्लों की पेशियां जो है काम करना बंद हो गई। ठीक इसी प्रकार उन्होंने कहा ठीक है, ये सारे लक्षण तो उत्पन्न हो गए। अगर विकास मतलब ज़्यादा प्रयोग किया तो ठीक है, अगर कम प्रयोग किया तो ठीक है। उन्होंने कहा उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये जो लक्षण उत्पन्न हुए हैं, जो आपने पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त किए हैं, चाहे अंगों का अधिक प्रयोग करके किया हो या अंगों का कम प्रयोग करके किया हो, ये धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएंगे और एक नई जीव जाति का विकास हो जाएगा। जैसे आप आज वर्तमान जिराफ देख रहे हैं, वर्तमान सांप देख रहे हैं। तो ये क्या था? लैमार्क की थ्योरी थी। अब क्या हुआ, जब कोई आदमी थ्योरी देता है तो उसमें क्या होते हैं? बहुत से लोग टांग अड़ाने के लिए आ जाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं? कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो अब लैमार्क की कमियां क्या थी? तो लैमार्क की कमी जो निकाली गई उसमें
ये कहा गया सुमेरन कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटने में लग गए, लेकिन एक को पूंछ कटा हुआ चूहा नहीं पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा भैया लेमार्क का सिद्धांत गलत है। अगर वो कहते हैं कि कई पीढ़ियों तक हम काटते रहेंगे तो क्या होगा, पूंछ कटा चूहा पैदा होगा, एक को पैदा नहीं हुआ। दूसरा क्या हुआ, अगर ऐसा देखा जाए तो भारत में क्या है, पहलवान का बेटा क्या होना चाहिए, पहलवान होना चाहिए। कई पीढ़ियों तक पहलवानी चलती रहती है, लेकिन क्या होता है, एक को पहलवान पैदा होता है, जन्म से नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अगर बात की जाए, भारतीयों में परंपरा है कि बहुत क्या होता है, जो भारतीय स्त्रियां उनके कान नाक छेद दिए जाते, लेकिन आज तक एक भी बच्ची जन्म से कान नाक छेदी पैदा हुई नहीं हुई। तो भी क्या है भैया, लेमार्क का सिद्धांत गलत है। अगर बात की जाए लोहार की, वो क्या करता है, उनमें क्या होता है, लोहे पीटते रहते हैं, उनकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, कई पीढ़ियों तक ये काम चलता रहा। आज तक भी क्या हुआ, पहले से ही कोई मजबूत मांसपेशी वाला बच्चा पैदा हुआ नहीं हुआ। तो ये क्या था, लेमार्क का सिद्धांत गलत साबित हो गया। ठीक इसी प्रकार दूसरे सिद्धांत की अगर हम बात करें तो दूसरे सिद्धांत में आपके डार्विन आए, और डार्विन ने अपनी सिद्धांत में क्या कहा उसके बारे में जानिए। डार्विन की पुस्तक का नाम पूछा जाता है, बहुत बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है, और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपका क्लास 8th से लेके पूरा BSc तक आता है। तो ये थ्योरियाँ आती हैं BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी मैंने इसको पढ़ा था। दूसरे सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे सिद्धांत में आपका डार्विन का सिद्धांत, जिनकी पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें इन्होंने कहा अपनी पुस्तक में, जिसका हिंदी में नाम था प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, ठीक, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने कहा सबसे पहला, जीवों में संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता, मतलब हर एक प्राणी में क्या होती है, अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करने की अपार क्षमता पाई जाती है। कोई भी प्राणी ये जनन करेगा, अपार क्षमता होगी। जैसे स्कैरिस एक बार में 20,000 अंडे दे देता है, एक दिन में लगभग 1 लाख अंडे दे देता है। हाथी भी अपने जीवन काल में ज़्यादा बच्चे देता है। इसी प्रकार क्या होता है, सभी में होती है। सांपों के कितने अंडे होते हैं, लेकिन क्या होता है, सब के सब जीवित नहीं रहते हैं। क्यों, उनमें जीवन संघर्ष होता है। अब मान लीजिए 100 अंडे पैदा हो गए, तो 100 में से बच्चे भी निकल आए, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, सभी 100 को जीवित रहने के लिए भोजन कहाँ से मिलेगा, रहने के लिए जगह कहाँ से मिलेगी, जनन कैसे होगा। इन सभी संघर्षों को क्या होता है, जो झेल लेता है वही क्या होगा, क्या करेगी, योग्यतम की उत्तरजीविता कहलाएगी। मतलब वही योग होगा इस संसार में रहने योग्य। प्रकृति क्या करेगी, उसका वर्ण करेगी, चयन करेगी कि यही प्राणी क्या है, इसमें इस संसार में जीने की क्षमता है, वही क्या करेगी, उसका चयन करेगी, वही जीवित रहेगा। और फिर इसके बाद क्या होता है, नई जातियों की उत्पत्ति। वो प्राणी क्या कर देगा, जो है जनन के द्वारा नई प्राणियों की क्या करेगा, उत्पत्ति करेगा। तो उन्होंने यही बात बताई थी, जीवन संघर्ष में योग्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती रहती हैं। साथ ही साथ संतान में भी स्वयं कुछ विशेष लक्षण भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब क्या होता है, जो प्राणी योग्य होगा, योग्य होने पर क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ अलग से पावर आ जाएगी, जो उसके बच्चों में अलग से पहुंच जाएगी, और फिर धीरे धीरे वही पावर क्या होगी, जनरेट होती जाएगी, और एक नई जीव जाति का विकास हो जाएगा। ऐसा किसने कहा था, डार्विन ने कहा था। अब क्या है भैया, डार्विन ने भी अपना सिद्धांत दे दिया। अब इनके सिद्धांत की क्या कमियां हो गई। सबसे पहली बात, इनके सिद्धांत में सबसे पहली कमी, अवशेषी अंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अवशेषी अंग क्या होता है भैया, जैसा कि लेमार्क ने बताया था कि अंगों का अधिक प्रयोग करेंगे, कम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, कुछ लक्षण उत्पन्न होंगे, अवशेषी अंग के रूप में हो जाएंगे। लेकिन क्या है, इनका सिद्धांत जो अवशेषी अंग के बारे में नहीं बताता। जैसे क्या है, हमारी कर्ण पल्लों की पेशी के बारे में नहीं बताता, हमारी पूंछ के बारे में नहीं बताता, हमारी क्या है, कृमि रूप परिशेषिका के बारे में नहीं बताता, अपेंडिक्स जिसे कहते हैं। दूसरी बात, इनके सिद्धांत की क्या कमी रह गई, इनका सिद्धांत संयोजक कड़ियों के बारे में नहीं बताता। संयोजक कड़ियाँ क्या होती हैं, जिसका एक जाति का विकास दूसरी जाति से होता है। जैसे आर्कियोटेरिस, ये क्या था, इसमें पक्षी जैसे लक्षण भी थे और सरीसृप जैसे भी लक्षण थे। आर्कियोटेरिस एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसमें दांत होते थे चोंच के स्थान पर। पक्षियों में क्या होते हैं, चोंच होती है, दांत नहीं होते हैं।
और इसकी हड्डियां क्या थी? खोखली भी नहीं थी। पक्षियों की हड्डियां क्या होती हैं? खोखली होती हैं। तो डार्विन के सिद्धांत की दो कमियां थी। इनका सिद्धांत अवशेषी अंग के बारे में कुछ नहीं बताता, इनका सिद्धांत किसके बारे में कुछ नहीं बताता? अवशेषी अंग के बारे में कुछ नहीं बताता। अब भैया हम चलते हैं तीसरे सिद्धांत में, जो आजकल ज़्यादा माना जाता है। अच्छा, ज़्यादा तीसरी थ्योरी आई, ये था उत्परिवर्तनवाद। अभी आप हाल ही में सुने होंगे, कोरोना क्या कर रहा है? म्यूटेशन कर रहा है, उत्परिवर्तन कर रहा है, अपना रूप बदल रहा है। तो यही क्या है? सर्वमान थ्योरी मानी गई है। तो कहते क्या है? ये सिद्धांत दिया था हुगो डिवरेज ने। उन्होंने कहा कि जीव जातियों में क्या होता है, अचानक से मान लीजिए 100 जीव जातियां, 100 में से किसी एक में अचानक से कोई परिवर्तन आ जाए, ऐसा परिवर्तन क्या कर देगा? पीढ़ी दर पीढ़ी एक नई जीव जाति का विकास कर देगा। मान लीजिए क्या है, उन्होंने बताया कि सांड, प्रिमरोज, मिलाबिलिस, जरापा की क्रारियों में उन्हें सफ़ेद फूल की जगह लाल फूल का पौधा देख लिया। फिर जब उसके बीज बोए तो क्या होंगे? आगे लाल पीढ़ी ही चलेगी। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि अगर कोई किसी प्राणी में कोई उत्परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, कोई प्राणी है उसमें क्या हो, उसके कान बड़े बड़े हो जाएं और क्या हो जाए, आगे जब उसके बच्चे पैदा हों उसमें भी हो जाए, तो भैया क्या हो गया? ढेर सारा समूह बन गया। जब समूह बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? समूह बनने के बाद उसमें एक नई जीव जाति का विकास हो जाएगा। तो यही क्या कहलाया? उत्परिवर्तनवाद कहलाया। और यही क्या है? म्यूटेशन थ्योरी जो है मानी जाती है। ये कई प्रकार के उत्परिवर्तन होते हैं, जैसे आपका जीनी उत्परिवर्तन होता है, आणविक होता है, तमाम प्रकार के उत्परिवर्तन होते हैं। जब आप बीएससी में जाएंगे तो क्या होगा? बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो ये क्या थे? 3 सर्वमान थ्योरियां थी जो आपकी किस में पूछी जाती हैं? अधिकतर जैव विकास से संबंध में पूछी जाती हैं। अब अगर हम बात करें समजात अंग क्या होते हैं और समरूप अंग क्या होते हैं, तो समजात अंग की बात करते हैं। तो समजात अंग ऐसे अंग जो मूल रचना तथा उद्भव में क्या होते हैं? समान होते हैं, किंतु अलग अलग कार्यों हेतु अनुकूलित होने के कारण भागों से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। मतलब कहा जाए कि ऐसे अंग जो रचना और विकास में क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन कार्यों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। मतलब ऐसे अंग जो देखने में क्या होते हैं? रचना में एक जैसे दिखाई देते हैं और विकास में, लेकिन उनका क्या होता है? काम अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें सील की, तैरने के लिए पंख का प्रयोग करते हैं, और पक्षी और चमगादड़ क्या करते हैं? पंख अपना उड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें समरूप अंग की, तो ऐसे अंग जो रचना व उत्पत्ति में तो अलग होते हैं, लेकिन कामों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जैसे कीट, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख उड़ने का काम करते हैं, परंतु मूल रचना तथा उत्पत्ति में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक, तो ये क्या था? आपका समजात और समृद्धि अंग। जो भी भूल चूक हो आप उसको माफ़ कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई प्रश्न दिमाग में आ रहा हो तो उसको आप क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। हर वीडियो में मैं यही बात बोलता हूँ, मैं केवल ज्ञान बांट रहा हूँ और मेरा उद्देश्य किसी प्रकार का बिजनेस पर्पस नहीं है। मेरा मुख्य पेशा वकालत है। जय हिंद, जय भारत।